अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है जैकोबियन एज। आज की वीडियो में हम जैकोबियन एज को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को जैकोबियन एज के बारे में, कैरोलाइन एज के बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। उनको समझ में नहीं आता कि एक ही टाइम पीरियड में जो है विद इन डिफरेंट डेट्स किस तरह जो है ये एजेस को कवर किया जाता है और किस तरह इनमें जो रूलिंग किंग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और ये वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आज फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं जैकोबियन एज को डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। फ्रेंड्स, जैकोबियन एज जो है ये हमने जैसा कि एलिजाबेथन पीरियड या फिर रेनेसां का जब एज को डिस्कस किया तो उसमें हमने बात की कि जो रेनेसां का पीरियड है उसको 4 एजेस में डिवाइड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी जैकोबियन एज के बारे में। आज हम जैकोबियन एज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके जो वर्क्स हैं, इसके जो राइटर्स हैं, उसके अलावा इसके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि जैकोबियन एज है क्या और इसका टाइम ड्यूरेशन कितना रहा और इसका किंग कौन सा था वगैरह वगैरह, जो भी इंफॉर्मेशन है आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जैकोबियन एज, जैकोबियन एरा जो कि रेफर करता है स्कॉटिश हिस्ट्री को और इंग्लिश हिस्ट्री को। ठीक है फ्रेंड्स, ये टाइम पीरियड है किंग जेम्स वन का। ठीक है, और ये टाइम पीरियड रहा 1603 से लेकर 1625 तक। ठीक है, और फ्रेंड्स किंग जेम्स वन जो हैं वो इस टाइम पीरियड में रूल करते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स उनके अपनी मर्ज़ी के रूल्स होते हैं, अपनी मर्ज़ी का लिटरेचर होता है। जो भी रूल्स अप्लाई होते हैं वो किंग जेम्स के जो है उनकी मर्ज़ी से होते हैं। और फ्रेंड्स, किंग जेम्स ने 1603 से लेकर 1625 तक जो है रूल किया था। और फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड को जैकोबियन एज क्यों कहा जाता है? फ्रेंड्स, जैकोबियन एज इस टाइम पीरियड को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वर्ड है जैकोबियन, ये ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड जैकोबस से। और जो जैकोबस है यानी कि जो लैटिन वर्ड जैकोबस है उसका मतलब है जेम्स। और फ्रेंड्स, अगर हम किंग जेम्स वन का लैटिन वर्जन देखें यानी कि उनका नाम जो है जेम्स, उसका लैटिन वर्जन देखें तो लैटिन वर्जन है जैकोबस। ठीक है, जैकोबस का मतलब है जेम्स। तो फ्रेंड्स, इन्हीं के नाम की वजह से, इन्हीं के नाम पे इस टाइम पीरियड को जैकोबियन एज कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड में लिटरेचर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था। ठीक है, और फ्रेंड्स उसके अलावा जो किंग जेम्स वन था ये काफ़ी ज़्यादा एक मेच्योर बंदा था, एक्सपीरियंस्ड बंदा था। इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रूल किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को काफ़ी अच्छे से पूरा किया। और फ्रेंड्स, इसने अपनी मर्ज़ी के यहाँ पे रूल अप्लाई किए, अपनी मर्ज़ी का लिटरेचर अप्लाई किया। ठीक है, और फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड को इन्हीं के नाम पे जो है जैकोबियन एज कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके यानी कि जैकोबियन एज के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने रेनेसां पीरियड में पढ़ा कि क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो क्वीन थी इंग्लैंड के अंदर। लेकिन फ्रेंड्स, क्या हुआ, क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो चाइल्डलेस थी। ठीक है, उन्होंने शादी भी नहीं की थी तो इस वजह से वो चाइल्डलेस थी। तो उनके बाद क्या हुआ, उनके बाद थ्रोन पे आए उनके कज़न। और उनके कज़न कौन थे? उनके कज़न थे जेम्स वन। ठीक है, किंग जेम्स जो थे वो उनके कज़न थे। तो इसी तरह उनके बाद उनके कज़न जो थे वो थ्रोन में आए। ठीक है, और वो किंग बन गए। फ्रेंड्स, किंग जेम्स वन जो थे ये प्रोटेस्टेंट भी थे और क्रिश्चियन भी थे। तो फ्रेंड्स, क्वीन जो जेम्स वन थे वो क्वीन उन्होंने जो शादी की थी वो भी एक प्रोटेस्टेंट औरत से की थी। ठीक है फ्रेंड्स, किंग को ओबे करना उस टाइम पीरियड में ज़रूरी होता था। अगर हम आप देखें, अगर के कोई भी किंग है, किसी भी कंट्री का किंग है तो उसको ही ओबे किया जाता है, उसको ही फॉलो किया जाता है। जो वो चाहता है उस कंट्री में वो ही होता है। तो फ्रेंड्स, उस टाइम पीरियड में ये हुआ, तमाम जो लोग थे वो किंग जेम्स वन को फॉलो कर रहे थे, उनको ओबे कर रहे थे। ठीक है, और इंग्लैंड में भी ऐसे ही हुआ कि किंग को फॉलो किया जा रहा था। ठीक, तो फ्रेंड्स, उस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल पॉलिटिकल और रिलीजन जो है अप्रेस्ड था। ठीक है, फिलोसफिकल और इंटेलेक्चुअल चेंजेस हो रहे थे। उसके बाद मॉडर्निटी जो है बहुत ज़्यादा आम थी क्योंकि जो लोग किंग को फॉलो कर रहे थे वो मॉडर्निटी को फॉलो कर रहे थे। उसके अलावा फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि जो रोमन कैथोलिक थे उन्होंने किंग जेम्स वन को मारने के लिए, तख्त से हटाने के लिए एक प्लॉट बनाया, साजिश की कि वो किंग जेम्स को तख्त से हटा दें और वहाँ पे खुद रूल करें। यानी कि वो चाहते थे कि वो वहाँ पे उनका वजूद बढ़े। ठीक है, वो पावर में आए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्लॉट बनाया जिस प्लॉट का नाम था गन पाउडर प्लॉट। ठीक है,
गन पाउडर प्लॉट का नाम था फ्रेंड्स, आपने ये नाम याद रखना है। उसके अलावा फ्रेंड्स ये प्लॉट उन्होंने बनाया था 1605 के अंदर, ठीक है। और इस प्लॉट के थ्रू वो चाहते थे कि वो रोमन कैथोलिक जो हैं जो किंग जेम्स वन है और उसके जितने भी फॉलोअर प्रोटेस्टेंट जितने भी थे वहाँ पे उनको ख़त्म किया जा सके, ताकि वो खुद वहाँ पे मोनार्की ला सकें। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, एट द एंड जो उनका अपना एक साथी था उसने ही उनको बिट्रे किया और इसी तरह वो अपनी साजिश में कामयाब ना हो सके। तो फ्रेंड्स एट द एंड वो पकड़े गए और फिर उनको उनके लीडर के साथ ही एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो फ्रेंड्स अब हम कुछ मेन फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि जैकोबियन एज के फीचर्स हैं। फ्रेंड्स फर्स्ट फीचर हमारे पास जो है वो ये है कि द एलिगेंस एंड फेलिसिटी ऑफ एलिजाबेथन वर्ड्स डिसअपीयर। फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में जो पोएटिक राइटिंग्स थी वो टोटली चेंज हो गई थी, डिसअपीयर हो गई थी एलिजाबेथन पीरियड के टाइम की, ठीक है। और न्यू पोइट्री, न्यू राइटिंग जो थी, पोएटिक राइटिंग, उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया। नेक्स्ट हमारे पास जो फीचर है वो ये है कि रेनेसां स्पिरिट स्टिल रिमेन द मेन इन्फ्लुएंस। फ्रेंड्स ये था कि एलिजाबेथन पीरियड तो चला गया था, लेकिन उस टाइम पीरियड का जो लिटरेचर था, जो इन्फ्लुएंस था, वो अभी भी लोग उसको फॉलो कर रहे थे, लोगों में मौजूद था। जो भी राइटर्स थे वो जो रेनेसां पीरियड के राइटर थे, एलिजाबेथन पीरियड के राइटर्स थे, उनको फॉलो कर रहे थे, उनके स्टाइल को कॉपी कर रहे थे, उनके इन्फ्लुएंस लेके राइटिंग को लिख रहे थे। तो फ्रेंड्स इस तरह क्या होता है कि इस टाइम पीरियड में रेनेसां का स्पिरिट जो था वो मौजूद था और बहुत से इन्फ्लुएंसेस जो थे वो उन राइटर्स से, उनके स्टाइल से लिए जा रहे थे। नेक्स्ट जो हमारे पास फीचर है वो ड्रामा कंटिन्यू टू डोमिनेट द लिटरेरी सीन्स। फ्रेंड्स क्या हुआ कि जब एलिजाबेथन जो एज थी, उस टाइम पीरियड को हम गोल्डन एज क्यों कहते थे, क्योंकि इस टाइम पीरियड में इंग्लिश ड्रामा जो था वो काफ़ी ज़्यादा पीक पे था, बहुत ज़्यादा ड्रामा डेवलप हुआ था उस टाइम पीरियड में, इसी वजह से एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज कहा जाता है। लेकिन फ्रेंड्स जब सेंचुरी चेंज हुई, सेंचुरी ने टर्न लिया, तो क्या हुआ, ड्रामा ने भी टर्न लिया। इट्स डजंट मीन कि ड्रामा में कोई डिक्लाइन हुआ था, ठीक है, मीन्स के ड्रामा ख़त्म हो गया था, इस तरह का कुछ भी सीन नहीं था। ड्रामाटिस्ट भी मौजूद थे और ड्रामा भी लिखा जा रहा था। लेकिन फ्रेंड्स क्या हुआ कि इस टाइम पीरियड में शेक्सपियर जैसा ड्रामाटिस्ट मौजूद नहीं था। काफ़ी ज़्यादा ड्रामाटिस्ट मौजूद थे जो कि लोगों की डिज़ायर्स को, ऑडियंस की डिज़ायर्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे और पूरा भी कर रहे थे। लेकिन फ्रेंड्स उनमें ऑर्गेनिक यूनिटी की कमी थी, ठीक है, और वो शेक्सपियर की जगह को जो है पूरा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यह है कि ड्रामा इस टाइम पे भी लिखा जा रहा था, लेकिन एलिजाबेथन पीरियड के टाइम की निस्बत बहुत कम ड्रामा जो है इस टाइम में डेवलप हुआ था। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारे पास फीचर है वो ये है कि क्लासिकल रूल्स ऑफ ड्रामा आर मेंटेन्ड बाय बेन जॉनसन। फ्रेंड्स बेन जॉनसन, जैसा कि आपने नाम सुना होगा, बेन जॉनसन एक ग्रेटेस्ट बिग ड्रामाटिस्ट हैं, ठीक है। फ्रेंड्स ये रेनेसां पीरियड में भी वर्क लिखते रहे और इस पीरियड में भी, यानी ये जैकोबियन एज में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क्स लिखे। फ्रेंड्स इन्होंने कोशिश की कि वो जो क्लासिकल रूल्स हैं ड्रामा के उनको मेंटेन रखें। फ्रेंड्स इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इंट्रोड्यूस करवाई। उसके अलावा फ्रेंड्स इनके जो ग्रेटेस्ट वर्क हैं उनमें एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ठीक है, ये दो वर्क जो हैं ये इनके ग्रेटेस्ट वर्क हैं जिनकी वजह से ये जाने जाते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स इन्होंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को भी इंट्रोड्यूस करवाया था इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो फीचर है वो है पोइट्री टेक अ न्यू एंड स्टार्टलिंग टर्न। फ्रेंड्स पोइट्री जो है उसमें नई नई चीज़ें डिवेलप हुई, नई नई चीज़ें इन्वेंट हुई थी, ठीक है। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट्री जो उस टाइम पीरियड में डिवेलप हुई थी वो थी मेटाफिजिकल पोइट्री, ठीक है। फ्रेंड्स मेटाफिजिकल पोइट्री जो थी उसको कॉइन किया था, इस टर्म को कॉइन किया था विलियम ड्रमंड ने। और फ्रेंड्स इसके अलावा कॉइन तो इनको विलियम ड्रमंड ने किया था, लेकिन फ्रेंड्स क्या है कि इन्होंने इसको यूज़ नहीं किया था। जॉन ड्राइडन जो हैं उन्होंने सबसे पहले मेटाफिजिकल पोइट्री को यूज़ किया था। और फ्रेंड्स मेटाफिजिकल पोइट्री जो होती है वो हाईली कॉम्प्लिकेटेड पोइट्री होती है, उस पर काफ़ी ज़्यादा सिमिलीज़ को यूज़ किया जाता है, मेटाफर्स, कंसीट्स, एग्जैजरेशन, पन्स वगैरह यूज़ करके, फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करके, कॉम्प्लेक्स करके लिखा जाता है। और फ्रेंड्स इस टाइम के यानी कि जो मेटाफिजिकल पोइट्री है उसके ग्रेटेस्ट जो एक पोइट हैं वो हैं जॉन डन। उसके अलावा नेक्स्ट फीचर जो है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी, यानी कि डेवलप तो एलिजाबेथन पीरियड में भी हो रही थी, लेकिन फ्रेंड्स जैकोबियन एज में इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी। नेक्स्ट फीचर जो है मास्क। फ्रेंड्स मास्क जो है इनोवेटेड था, यानी कि इस टाइम पीरियड में एक न्यू टर्म जो थी वो डेवलप हुई, इनोवेट हुई। फ्रेंड्स ये भी मास्क क्या होता है, ये भी एक कम्बिनेशन होता है, ये भी एक ड्रामेटिक इंटरटेनमेंट होती है, ठीक है। इसमें कम्बिनेशन होता है
म्यूज़िक का, मिथ्स का, सीनिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा राइटर्स ने भी इस टर्म को अपनी राइटिंग में यूज़ किया था, ठीक है। बेन जॉनसन, फिलिप सिडनी जैसे राइटर्स ने, इन्होंने जो ये राइटर हैं बेन जॉनसन, फिलिप सिडनी, इन्होंने इस टर्म को अपनी राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था। तो फ्रेंड्स ये तो थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जैकोबियन एज। नेक्स्ट हम कुछ मेजर राइटर्स और उनके वर्क्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम कुछ मेजर राइटर्स और उनके जो वर्क्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जैकोबियन एज में। फ्रेंड्स वैसे तो क्या है कि शेक्सपियर जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइटर हैं। उन्होंने एलिजाबेथन पीरियड में लिखा था, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम उस टाइम पीरियड को शेक्सपियरियन एज भी कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स क्या हुआ, उन्होंने कुछ वर्क्स थे जो कि इस टाइम पीरियड में भी लिखे थे, यानी कि जैकोबियन टाइम पीरियड में भी उनके वर्क्स जो थे कुछ लिखे गए, जिनमें ओथेलो आ जाता है, मेयर फॉर मेयर, मैकबथ, किंग लियर, एंटोनी एंड क्लियोपत्रा। उसके अलावा फ्रेंड्स द विंटर्स टेल आ जाता है, द टेम्पेस्ट वगैरह। ये तमाम वर्क जो थे उन्होंने इस टाइम पीरियड में भी लिखे। उसके अलावा फ्रेंड्स बेन जॉनसन जो हैं इन्होंने भी एलिजाबेथन पीरियड में भी काफ़ी ज़्यादा वर्क लिखा था और इस पीरियड में भी यानी कि जैकोबियन एज में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क लिखे थे। और फ्रेंड्स ये एक ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि ये तमाम जो क्लासिकल रूल्स हैं ड्रामा के उनको मेंटेन रख सकें। फ्रेंड्स इनके ग्रेटेस्ट वर्क्स में हमारे पास जो वर्क हैं वो फर्स्ट हमारे पास जो वर्क है वो है वॉलपोन। नेक्स्ट वर्क है द साइलेंट वुमेन एंड द अल्केमिस्ट, ठीक है। ये तीन वर्क जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा द कॉमेडी एवरी मैन इज ह्यूमर एंड एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये भी इनके ग्रेटेस्ट वर्क हैं जिनकी वजह से ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो राइटर हैं वो है फ्रांसिस बेकन। फ्रेंड्स फ्रांसिस बेकन किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जैसा कि आप सब जानते हैं। फ्रांसिस बेकन एक ग्रेट फिलोसफर हैं, पॉलिटिशियन हैं, ठीक है। उसके अलावा एसेइस्ट हैं, इन्होंने प्रोज राइटिंग काफ़ी ज़्यादा की। उसके अलावा फ्रेंड्स इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, जो कि इन्होंने किंग जेम्स I को डेडिकेट किया था। और फ्रेंड्स ये जो वर्क है ये 2 बुक्स पे बेस्ड था, ठीक है। 2 बुक्स पे ये वर्क बेस्ड था। उसके अलावा इनका जो वर्क है नोवम ऑर्गम, ये भी एक ग्रेटेस्ट वर्क है जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो राइटर है वो है जॉन वेबस्टर। फ्रेंड्स जॉन वेबस्टर जो हैं ये ट्रेजेडीज लिखने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, ठीक है। और इनकी राइटिंग में जो एक एलिमेंट्स होते थे वो थंडर की और ब्लड के होते थे, ठीक है। थंडर और ब्लड के थीम्स होते थे इनकी राइटिंग में। उसके अलावा जो ग्रेटेस्ट वर्क है द वाइट डेवल। उसके अलावा फ्रेंड्स इनका ग्रेटेस्ट वर्क द डचेस ऑफ माल्फे, ठीक है। ये भी इनका ग्रेटेस्ट वर्क है जिसकी वजह से जॉन वेबस्टर जाने जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो राइटर हैं पोएट हैं वो है जॉन डन। मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जॉन डन। फ्रेंड ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वर्क लिखा और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये राइटर हैं। ये एक मेटाफिज़िकल पोइट हैं, ठीक है। इन्होंने जितनी भी पोइट्री लिखी थी मेटाफिज़िकल पोइट्री लिखी थी, ठीक है। और इनका जो ग्रेटेस्ट वर्क है द फ्लियाद, द सन राइजिंग एंड द कैनोनाइजेशन। उसके अलावा फ्रेंड्स इनके जो वर्क्स हैं उनमें पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज अगेन जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। नेक्स्ट जो राइटर हैं वो हैं एंड्रयू मार्वल। एंड्रयू मार्वल फ्रेंड्स ये भी ग्रेटेस्ट राइटर हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट पोइट हैं ये भी। इसके अलावा इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क हैं उनमें द गार्डन, टू हिज कोई मिस्ट्रेस एंड ऑन मिस्टर मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, ये इनके 3 वर्क्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क है। नेक्स्ट जो राइटर है हमारे पास वो हैं फ्रांसिस ब्यूमोंट एंड जॉन फ्लेचर। फ्रेंड्स ये जो दोनों राइटर हैं ये दोनों राइटर जो हैं ये ट्रेजिक कॉमेडीज़ को लिखने की वजह से फेमस थे, ठीक है। ज़्यादा फेमस जो हैं अपनी ट्रेजिक कॉमेडीज़ की वजह थे। फ्रेंड इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क हैं उनमें अ किंग एंड नो किंग, उसके अलावा फिलस्टर एंड मेड्स ट्रेजेडी, ये इनके 3 जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिनकी वजह से ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो राइटर है वो है थॉमस मिडलटन। फ्रेंड्स थॉमस मिडलटन आल्सो अ ग्रेट राइटर, ठीक है। ये जो सिटी कॉमेडीज़ को लिखा करते थे, इनका जो ग्रेट वर्क है वो है अ गेम एट चेस, ठीक है। और फ्रेंड्स ये ग्रेटेस्ट राइटर हैं, ग्रेटेस्ट पोइट हैं इस टाइम पीरियड के। उसके अलावा फ्रेंड्स हमारे पास जो ग्रेटेस्ट पोइट हैं, ग्रेटेस्ट राइटर हैं वो हैं रॉबर्ट बर्टन। फ्रेंड्स ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं। फ्रेंड्स इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो है द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली, यानी कि ये इस वर्क की वजह से जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैरोलाइन पीरियड को, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर आपकी कुछ क्वेरीज रह गई हो तो आप काइंडली कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो, हर न्यू अपडेट आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। अपना रखिएगा ख्याल। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।